स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, नेपोलियन के कंट्रोल में एक वाइड स्वेथ आ गया था, वाइड टेरिटरी, बहुत विशाल क्षेत्र आया था उसके नियंत्रण में। उसने वहाँ पे अनेक ऐसे सुधार किए, रिफॉर्म्स किए जो कि वो ऑलरेडी फ्रांस में कर चुका था। ठीक है, दो थ्रो अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि मोनार्की टू डेमोक्रेसी आ गई थी। बट जैसे ही नेपोलियन आया 1804 में, नेपोलियन ने क्या किया, 1800 में हालांकि रूलर बन गया था, तो नेपोलियन ने क्या कि वापस से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पे मोनार्की ले आया। इट मीन्स राजतंत्र से वहाँ लोकतंत्र बन गया था 1789 में। बट 1718 जब 1800 में नेपोलियन आया तो उसने वापस से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और क्या ले आया, मोनार्की। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, हालांकि उसने ऐसा किया था फ्रांस में, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का जो क्षेत्र है, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, वह वहाँ पे बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, क्रांतिकारी कदम उसने वहाँ पे उठाए, क्रांतिकारी सिद्धांतों का उसने कोऑपरेशन किया, समावेश किया था। इससे क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, इससे कि जो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, वो रैशनल, तर्कसंगत बन गई और एफिशिएंट, कुशल बन गई। इट मीन्स उसने अच्छे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स भी उठाए थे। वैसे वो मोनार्की लेके आया था, निरंकुश राजा बन के बैठ गया था। दिस सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो सिविल कोड लेके आया था नेपोलियन 1804 में, इसके अकॉर्डिंग जो बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेजेस मिलती थी, जो विशेषाधिकार मिलते थे, उनको डिड अवे, दूर कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबको लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल बना दिया गया। सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू दी रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो रीजन्स थे वहाँ पे भी इस कोड को लागू किया गया। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम्स। स्विट्जरलैंड, डच, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना दिए, उनको सरल कर दिया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। फ्यूडियल सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था थी, जिसके अकॉर्डिंग जमींदार जो है, सामंत जो है, वो सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो किसान है वो अपनी मर्जी से अपने खेत को, सामंतों के खेत को छोड़ के जा नहीं सकता था। सामंतों के खेतों पे वो काम करते थे लो वेजेस में, और वो उनसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो फ्यूडल सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज, भू राजस्व और मैनोरियल ड्यूज, मीन जो किसान है उनको भूज दास्तव, सर्फडम होता है भू दास्तव, भूमि के जो दास होते हैं, इट मीन्स जो बड़े बड़े जमींदार और राजाओं महाराजाओं के काम करते थे, तो भू सर्फडम सिस्टम को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। एंड मनोरियल ड्यूज, और जो उनके ड्यूज थे मनोरियल, ठीक है, जागीरदारी शुल्क से उनसे उनको मुक्ति दिलाई। इन द टाउन्स टू गुल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, टाउन्स में, इट मीन शहरों में भी जो कारीगर थे उनको रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड, ठीक है, गिल्ड मीन जो श्रेणी होती हैं, श्रेणी क्या कहते हैं, व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे, गिल्ड। तो जो गिल्ड है उनके संघों के इनको नियंत्रण से उनको हटा दिया गया। शहरों में भी जो कारीगर की श्रेणी होती थी उनको संघों के नियंत्रण से उनको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन एन्जॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम, ये सभी एक न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। किसान थे, कारीगर, मजदूर, नए नए बिजनेसमैन, ये सब इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन जो थे और स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स थे, इसमें लघु उत्पादक, ये फील करने लगे, समझने लगे कि बिगेन टू रियलाइज, इनको रियलाइज़ हुआ दैट यूनिफॉर्म लॉज, कि ये जो यूनिफॉर्म लॉज आया है, ये जो एक समान लॉ आया है, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, जिसे कि द्वारा वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया गया है, मानक बना दिया गया है एक सेम सबके लिए। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और एक कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई, एक राष्ट्रीय मुद्रा बना दी है। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट,
ये इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करें। एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इट मीन्स इससे एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर हम जाएंगे तो जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं और जो कैपिटल, जो पूंजी है, उसका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, आवागमन है एक जगह से दूसरी जगह पे, उससे उनको फैसिलिटेट होगा, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। इन सबको ये मानना था बिजनेसमैन का और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का ये मानना था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वस्तुओं को और जो मनी है उसके आवागमन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि एक नेशनल करेंसी बना दी गई थी, एक समान यूनिफॉर्म लॉज ला दिया गया था और जो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था वेट्स और मेजर्स को कि ऑल स्टेट्स में यही रहेगा। हाउएवर फिर भी इन द एरियाज कन्क्वायर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स। हाँ, फिर भी लेकिन एरियाज कॉन्क्वायर्ड, जो जीते हुए इलाके थे, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस की जो वहाँ, लेकिन जीते हुए इलाकों में जो लोकल पीपल्स थे वो फ्रांसीसी रूल के प्रति मिली जुली उनकी मिक्स प्रतिक्रिया यहाँ आ रही थी, रिएक्शंस मिक्सअप आ रहे थे। कोई उनके पक्ष में था, सपोर्ट कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एक मिक्स प्रतिक्रिया वहाँ पे देखने को मिल रही थी नेपोलियन कोड के प्रति। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वारसा, इनमें जो फ्रांसीसी आर्मीज़ हैं, जो फ्रेंच सेनाएं हैं, उनका एज ए कि आप हमारे लिए फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम, उनका वेलकम किया गया इन सिटीज़ में। कहाँ पे? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये जो ब्रुसेल्स, मेज, मिलान, वारसा है, यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि आप हमारे लिए हार्बिंगर्स एज ए तोहफा, कि आप हमारे लिए लिबर्टी का तोहफा देने वालों की तरह उनको वेलकम किया गया। हार्बिंगर्स हो गया एज ए तोहफा। बट द इनिशियल एंथुजियम सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, लेकिन जल्दी ही जो ये एंथुजियम था, ये उत्साह था, ये किस में चेंज हो गया? दुश्मनी में बदल गया। एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकली फ्रीडम। अब ये साफ होने लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्थाएं हैं वो पॉलिटिकली फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग नहीं थी, इनमें भी काफ़ी कुछ अलग था। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन जो बढ़े हुए कर थे। सेंसरशिप, सेंसरशिप होती है कि आप बिना गवर्नमेंट की अनुमति के कुछ नहीं बना सकते। इट मीन्स अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ न्यूज़पेपर में वो करना है, तो आपको गवर्नमेंट उसको चेक करेगी। अगर उसमें ऐसा कुछ है जो गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है, उस पर सेंसरशिप लगा देती है। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप। और जो फ्रेंच आर्मी तो उनको फोर्स किया गया कि आप फोर्सफुली कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, कि सेना में जबरन उनको भर्ती किया जाए। और जो ये वो सब चेंजमेंट हो रहा था, ऑल सेम टू ओवर आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जो जबरन भर्ती हो रही थी, उससे जो नुकसान थे, कॉन्स्क्रिप्शंस नुकसान जो थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, प्रशासनिक परिवर्तन से जो फ़ायदा था उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान दिखने लगे थे। कि जो लोग इनके पक्ष में थे, फ्रेंच सेना हमारे लिए लिबर्टी लेके आई है, वही अब बात धीरे धीरे किस में चेंज हो गया था? हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया था, दुश्मनी में ये सब बदल गया था। आगे देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण देखेंगे। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, अगर आप मैप देखते हो मिड 18th सेंचुरी का यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो दैम टुडे। हम देखते हैं कि उस टाइम कोई राष्ट्र राज्य नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड cantons. whose rulers had their autonomous territories, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। उस टाइम पे वो, ठीक है, डिवाइडेड इनटू किंगडम्स राजशाही में, डचियों में और कैंटनों में वो बटे हुए थे, जिसको आज हम ऐसे नेशन स्टेट देखते हैं। उस टाइम पे कोई राजशाही थी, कहीं पे डच थे, कहीं पे कैंटन्स में वो डिवाइडेड हो रखे थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज within the territories of which lived diverse people. ईस्टर्न, अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करें, पूर्वी और मध्य यूरोप में ऑटोक्रेटिक निरंकुश मोनार्की राजतंत्र के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप जो है वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे।
विच लिव डाइवर्स पीपल्स, इन इलाकों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, डाइवर्स पीपल्स वहाँ रहते थे। दे डिडंट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर, वे अपने आप को एक कलेक्टिव पहचान और किसी समान संस्कृति का अपने आप को पार्ट नहीं मानते थे। इट मीन्स अलग अलग लोग रहते थे, उनमें शेयर्ड आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री वाली फीलिंग नहीं थी। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups, वे अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जातीय समूह के सदस्य थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. हम फॉर एग्जाम्पल देखें कि जो ऑस्ट्रिया हैंगरी है उस पर शासन करने वाला जो हैम्बर्ग साम्राज्य है वो कई अलग अलग रीजन्स और जो जन समूहों को जोड़कर बना था। इट मीन्स ऑस्ट्रिया हैंगरी पर जो शासन करने वाला साम्राज्य है कौन सा, हब्सबर्ग, ये कैसा था, एक पैच वर्क था। पैच वर्क इट मीन्स सबको अलग अलग जोड़ के पैच बना दिए जाते हैं ना, तो वो पैच वर्क था, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स और पीपल्स को बना करके जो बनाया गया था। इट इंक्लूडिंग द अल्पाइन रीजन, इसमें एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाके थे, एज वेल एज बोहेमिया भी उसमें शामिल था। इट मीन्स इन सबको मिलाकर के ऑस्ट्रिया हैंगरी बनाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे एरियाज और बोहेमिया भी इसमें शामिल था। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, जहाँ की कुलीन वर्ग में लोग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। इट मीन्स वहाँ ये लोग जर्मन भाषा बोल रहे थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोमार्डी एंड वेनेशिया। हब्सबर्ग साम्राज्य में लोमार्डी और वेनेशिया जैसे इटालियन भाषा प्रांत भी शामिल थे। तो हम इस टाइम हम हब्सबर्ग साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि इनमें ये सिटीज़ थी, ठीक है। तो लोमार्डी और वेनेशिया जैसे जहाँ पे क्या बोली जा रही थी, इटालियन स्पीकिंग, ये प्रांत भी शामिल थे जहाँ पे इटली बोली जा रही है, जर्मन स्पीकिंग भी है, इटालियन स्पीकिंग भी है। इन हैंगरी, अगर हम हैंगरी की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हैंगरी की आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन मैग्यार क्या स्पोक करती है, मैग्यार भाषा बोलते हैं। वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, हैंगरी में आधे से अधिक लोग मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, जबकि आधे से अधिक लोग अलग अलग डायलेक्ट्स का यूज़ करते थे, अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते थे। इन गलेशिया, अगर हम गलेशिया की बात करें, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, जो एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग है, इसमें जो एलाइट वर्ग है, कुलीन वर्ग है, वो कौन सी भाषा बोलता था, पोलिश भाषा बोलते थे। बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, अब हमने 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देखे। There also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemian, Slovaks to the north, Slovenes in Carnolia में स्लोवेंस, क्रोट्स टू द साउथ, दक्षिण में क्रोएट, दी रोमेंस टू द ईस्ट इन ट्रांसलिवेनिया में रहने वाले रोमन लोग। इट मीन्स ये दिया गया है यहाँ पे कि हमने डोमिनेट ग्रुप्स के अलावा हब्सबर्ग की जो बाउंड्रीज है उसकी रेखाओं के अंदर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग थे। खेती करने वाले लोग एक ही अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन थे, स्लोवाक थे, कार्निनोलिया में स्लोवन्स थे, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की साइड में ट्रांसलेरिया में रहने वाले रोमन लोग। इट मीन्स हब्सबर्ग के साम्राज्य में ये लोग भी रहते थे। Such differences did not easily promote a sense of politically united, ऐसा फ़र्क, डिफरेंसेस तो थे वो पॉलिटिकली एकता, यूनाइटेड को आसानी से बढ़ावा देने वाले नहीं थे। सब अलग थे, सबकी डायलेक्ट्स अलग थी, लैंग्वेजेस अलग थे, ठीक है। तो इन सबको एक यूनाइट करना बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम थी। दी ओनली टाई बाइंडिंग दैम दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू दी एम्परर, और इस तरह के ग्रुप्स को आपस में टाई करना, बांधना, बाइंड करना केवल सम्राट के प्रति निष्ठा थी। इट मीन्स वो सब एलिजेंस टू दी एम्परर, एम्परर के प्रति क्या थे, एलिजेंस, उनकी निष्ठा थी। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट था, वो क्या था, एम्परर के प्रति एलिजेंस, निष्ठा। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अमॉन्ग, अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया। अभी सब लोग तो साम्राज्य के प्रति, एम्परर के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, इट मीन्स मोनार्क के प्रति। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।